वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर है ये 136। ठीक है। मॉर्निंग में जो है 135 नंबर का टेस्ट था और 25 प्रश्नों को कवर किया था मौर्य प्रशासन के या मौर्य वंश के या मौर्य डायनेस्टी। ठीक है। 322 से 185 ईसा पूर्व इसका समय है। तो मॉर्निंग में 25 प्रश्न थे, इसमें भी 25 प्रश्न है और इसमें जो 25 प्रश्न है ये इसका पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। ठीक है। तो इन 25 प्रश्नों को थोड़ा टफ किया गया है और इसी 5 भागों में मैंने इसको बांट दिया है। इसमें आपको मिलेंगे कथन और कारण वाले प्रश्न यानी स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन, कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और मिलान मैचिंग वाले, असत्य कथन वाले। ठीक है। 4 में से एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी और उच्च स्तरीय वैचारिक और मिश्रित कठिन प्रश्न होंगे। तो जैसे हॉलीवुड की मूवी में होता है पार्ट 1 पार्ट 2, अगर पार्ट 1 नहीं देखा हो तो दूसरी वाले मज़ा नहीं आता, वैसे ही पार्ट 1 इसका देखना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरलिंक होती दिखाई देंगी, जुड़ती हुई दिखाई देंगी और इस पार्ट 2 को प्रैक्टिस करने के बाद कभी नहीं भूलोगे आप मौर्य वंश को। ठीक है। एग्ज़ाम तक तो नहीं भूलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल ये 50 प्रश्न में मौर्य प्रशासन कवर कर देंगे अपन। किसी भी एग्ज़ाम के स्टेट पीसीएस के लिए, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए या किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सिविल से बताओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। एक छोटा सा अमाउंट है। फुल टेस्ट सीरीज जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, यानी आप प्रिंट आउट करा कर प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसको वीडियोज़ नहीं देखना है। पहला प्रश्न कथन कारण वाला। कथन ए है और कारण आर है। कथन क्या कहता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा विद्यमान थी। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत में कोई दास प्रथा नहीं थी। बताइए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कुछ और कह रहा है, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज कुछ और कह रहा है। क्या ये दोनों सही बोल रहे हैं? देखिए, इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं ना कथन कारण वाले, तो उसमें द्वंद्व तब पैदा होता है जब आपको दोनों लग रहे हैं, जब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आपको ये पता चल गया कि दोनों में से कोई एक गलत है एक सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आंसर जो होगा फिर, क्योंकि 4 स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होते हैं इसके 4 ऑप्शन। पहला होता है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सबसे ज़्यादा द्वंद्व इन्हीं में उत्पन्न होता है कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई पता चल जाए सही या गलत, तो सी और डी में से उत्तर देना बहुत ही आसान होता है। अब ये विरोधाभासी जैसे लग रहे हैं दोनों स्टेटमेंट। ठीक है। लेकिन ये पहली वाली बात सत्य है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा विद्यमान थी। ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा वाला, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने स्पष्ट लिखा है कि भारत में कोई दास प्रथा नहीं थी, ये भी ठीक है। ऐसा कौटिल्य ने भी कहा, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने भी। तो अभी ये दोनों के दोनों तो सही हो गए, लेकिन कहीं किसी एंगल से लग रहा है आपको एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हो। ठीक है। और इस तरह के प्रश्नों के बीच में आप जो है यहाँ बिकॉज लिख लिया कीजिए, तो आसानी हो जाती है कि स्टेटमेंट करेगा नहीं करेगा। बिकॉज या क्योंकि। कथन एक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा विद्यमान थी क्योंकि यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने स्पष्ट लिखा है कि भारत में कोई दास प्रथा नहीं थी। कोई तुकबंदी हो ही नहीं रही है। ठीक है। ये दोनों के दोनों फिलहाल सही है स्टेटमेंट, लेकिन व्याख्या तो कर ही नहीं सकता। तो इसका लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी है इसका आंसर। देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा मौजूद थी और कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। इसके विपरीत मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को दास मुक्त बताया। ठीक है। यानी मौर्य समाज को दास मुक्त बताया क्योंकि भारतीय दासों की स्थिति यूनान के दासों जैसी अमानवीय नहीं थी, जिससे वह भ्रमित हो गया। ठीक है। तो दास प्रथा थी। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, स्वतंत्र रूप से सत्य हैं। कोई किसी की व्याख्या मतलब दूसरा पहले की व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अशोक के धार्मिक सिद्धांतों यानी धम्म को केवल एक नैतिक आचार संहिता माना जा सकता है, ना कि कोई नया धर्म। क्योंकि, बिकॉज लगाइए बीच में। क्योंकि अशोक के धम्म में किसी विशिष्ट देवता की पूजा या विस्तृत यज्ञ कर्म कांडों का विधान नहीं था।
जुड़ते दिखाई दे रहे हैं दोनों स्टेटमेंट बीच में, क्योंकि बिकॉज लगा दो। बिल्कुल पहला भी सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है, और दूसरा पहले की यानी आर ए की व्याख्या भी करता दिख रहा है। तो अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अशोक का धम्म जो है सभी धर्मों का एक साझा नैतिक निचोड़ था, जिसमें पूजा पाठ या कर्मकांडों की अनुपस्थिति यह सिद्ध करती है कि यह एक सामाजिक नैतिक संहिता थी, जिसका उद्देश्य साम्राज्य में शांति और समन्वय स्थापित करना था। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, दूसरा पहले की व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन क्या बोल रहा है, कारण क्या बोल रहा है। कथन बोल रहा है कि मौर्य काल में उदक भाग एक प्रमुख सिंचाई कर था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राज्य के नियंत्रण में सुदर्शन झील जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण हुआ था। देखिए, व्याख्या तो बिल्कुल करता दिख नहीं रहा है इसमें। मौर्य काल में उदक भाग एक प्रमुख सिंचाई कर था तो होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राज्य के नियंत्रण में सुदर्शन झील जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण हुआ था। बिल्कुल ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है इसमें, तो बी है इसका उत्तर। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों कथन सही है किंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। राज्य द्वारा सिंचाई व्यवस्था करने के कारण किसानों से उदक भाग यानी सिंचाई कर लिया जाता था, जो उपज का 1/5 से 1/3 भाग होता था, यानी काफ़ी अधिक था। सुदर्शन झील का निर्माण भी चंद्रगुप्त के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था, परंतु झील का निर्माण कर लगाने का एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि राज्य की कृषि विस्तार नीति का हिस्सा था। मॉर्निंग का करंट अफेयर्स, मॉर्निंग का टेस्ट देखा होगा आपने, तो सारी चीज़ें आपको पुष्यगुप्त वैश्य का नाम याद आ गया होगा। सुदर्शन झील का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, और एक व्यक्ति और है जिसने इस झील से नहर निकलवाई थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन कारण वाला ही चलेगा अभी तो। कथन बोल रहा है कि मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रित था, जिसके शीर्ष पर राजा था, क्योंकि साम्राज्य की विशालता के कारण प्रांतीय गवर्नरों यानी कुमार या आर्यपुत्र को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी और वे केंद्रीय आदेशों से मुक्त थे। पहला कुछ और कह रहा, दूसरा कुछ और कह रहा है, और पहला वाला सही है। ये पूर्ण स्वायत्तता नहीं थी इसको, प्रांतीय गवर्नरों को, साम्राज्य की विशालता के कारण। मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रित था, ठीक बात है, जिसके शीर्ष पर राजा था, केवल पहला ही वाला सही है यहाँ पर। तो कथन ए सही हो जाता है और कथन आर जो है वो गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। देखिए, मौर्य प्रशासन इतिहास के सबसे केंद्रीकृत प्रशासनों में से एक माना जाता है। हालांकि प्रांतों में कुमारों यानी राजकुमारों की नियुक्ति होती थी, लेकिन वे केंद्रीय नियंत्रण यानी अमात्यों के माध्यम से अधीन थे, उनके पूर्ण स्वायत्तता नहीं थी। दूसरा गलत है। एक और प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन क्या बोल रहा है, कारण क्या बोल रहा है। कथन बोल रहा है कि मौर्य काल में रूपा जीवा समाज की सम्मानित महिलाएं थीं, जो राज दरबार में नृत्य करती थीं, और क्योंकि अर्थशास्त्र में स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा गया है, और उनके कार्यों के निरीक्षण के लिए गणिकाध्यक्ष नियुक्त था। याद आ रहा है कुछ पहले का टेस्ट, पहले वाला टेस्ट, ये गणिकाध्यक्ष था उसमें, जिसके अंडर में रहती थी गणिकाएं, जो वैश्यावृत्ति करती थी। देखिए, ना तो आज के समाज में ना मौर्य समाज में क्या ऐसा हो सकता है। मौर्य काल में रूपा जीवा समाज की सम्मानित महिलाएं, रूपा जीवा जो है वो वैश्यावृत्ति करती थी, कोई राज दरबार में नृत्य नहीं करती थी मौर्य समाज के, मौर्य प्रशासन के। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। मौर्य काल में रूपा जीवा समाज की सम्मानित महिलाएं नहीं थी, वो गणिकाएं थीं, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। अर्थशास्त्र में स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा गया है, और उनके कार्यों के निरीक्षण के लिए एक अध्यक्ष था, वो था गणिकाध्यक्ष। तो अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही हो जाता है वो दूसरा वाला सही हो जाता है और पहला वाला गलत हो जाता है, तो दोनों सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है, गलत ए गलत है और आर सही है। ये सी वाला स्टेटमेंट होगा इस बार।
देखिए, रूपा जीवा स्वतंत्र रूप से आजीविका कमाने वाली वेश्याएं थीं, ना कि सम्मानित राज दरबारी नर्तकियां। तो पहला गलत हो गया। प्रशासन द्वारा वेश्यावृत्ति को विनियमित किया जाता था और इसके अध्यक्ष को गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। क्लियर? चलिए अब आ जाइए कालानुक्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मौर्य इतिहास से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे। पहला है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध और संधि। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा श्रवणबेलगोला की संलेखना द्वारा पद्धति से प्राण त्यागना और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। कुछ इस तरह से। क्या आएगा सबसे पहले? 1 2 3 4 तो नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले बात है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध और संधि। ये हुई थी 305 ईसा पूर्व में। तो सबसे पहले एक आ जाएगा। उसके बाद आएगा तीसरा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा श्रवणबेलगोला के संलेखना पद्धति से प्राण त्यागना। यह हुआ था 281 ईसा पूर्व में। उसके बाद बात आती है दूसरे की, यानी अशोक द्वारा कलिंग पर विजय ये प्राप्त की गई थी 261 ईसा पूर्व में। और सबसे एंड में आती है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व। इस तरह से चलेगा। तो सबसे पहले 1, उसके बाद 1 के बाद 3 के बाद 2 4, 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। सेल्यूकस से युद्ध लगभग 305 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त ने 298 है ईसा पूर्व के आसपास जैन पद्धति यानी संलेखना से प्राण त्यागे। और इसके बाद आता है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, कौन से वर्ष में? 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की। और सबसे अंत में तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में लगभग 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। 32वें नंबर का प्रश्न है, मौर्य काल के निम्नलिखित राजाओं को उनके शासनकाल के अनुसार सही क्रम में लगाएं। बिंदुसार, संप्रति, बृहदत्त तो सबसे अंत में होना चाहिए, दशरथ मौर्य। सबसे पहले है बिंदुसार, उसके बाद दशरथ मौर्य, इनके बाद तीसरे पर आ जाएगा संप्रति और सबसे एंड में आ जाएगा बृहदत्त। यानी जहाँ पर जो सबसे लास्ट में चौथा वाला स्टेटमेंट है उन्हीं को रखेंगे, बाकी को एलिमिनेट कर देंगे। तो इन तीन में से एक उत्तर है। सबसे पहले था दूसरा, उसके बाद था पहला, फिर था तीसरा और एंड में था चौथा। तो 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त का पुत्र, मौर्य वंश का दूसरा शासक था। अशोक के बाद साम्राज्य विभाजित हुआ, जिसमें दशरथ ने पूर्वी भाग पर शासन किया। ठीक है, इसने आजीवक संप्रदाय को गुफाएं दान दी थीं। तो बिंदुसार आ गया, दूसरा दशरथ हो गया, दशरथ मौर्य, तीसरा संप्रति। संप्रति इसके बाद शासक बना, जैन धर्म का अनुयायी था ये संप्रति। और अंत में आता बृहदत्त, मौर्य वंश का अंतिम शासक, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने, जो उसका ही ब्राह्मण सेनापति था, उसने कर दी थी 185 ईसा पूर्व में और शुंग वंश की स्थापना करी थी फिर। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों या शिलालेखों को उनकी खोज या भौगोलिक स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में रखिए। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। और ये पता होगा आपको कहाँ कहाँ है, तो करेक्ट कर ले जाओगे। जैसे सांची तो एमपी मध्य प्रदेश की धरोहर है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ कहीं होगा। मनसेहरा, अगर आपको याद आ रहा हो पहले वाला टेस्ट में, तो मनसेहरा जो है पाकिस्तान में है, तो सबसे ऊपर ये होना चाहिए। ठीक है, सबसे ऊपर मनसेहरा होना चाहिए नॉर्थ में। उसके नीचे होना चाहिए टोपरा, टोपरा है हरियाणा में, अंबाला में। तो एम के बाद आ जाएगा टी, टी के बाद आ जाएगा एस, बीच में मध्य प्रदेश, सबसे दक्षिण में हो जाएगा येरागुडी। ठीक है, साउथ इंडिया जैसा साउंड कर रहा है येरागुडी। तो मनसेहरा पाकिस्तान में,
टोपरा हो गया हरियाणा अम्बाला, और सांची मध्य प्रदेश की धरोहर, और येरागुडी आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 वाले बन जाएगा, फिर जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा, पहला ही है। देखिए मनसेहरा जो है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा यानी सबसे उत्तर में आ गया है। टोपरा जो है हरियाणा अम्बाला जिला, जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। सांची मध्य प्रदेश में है, और येरागुडी आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में सबसे दक्षिण में। सबसे उत्तर में हो गया मनसेहरा, सबसे दक्षिण में क्या हो गया येरागुडी, ठीक है, और बीच में हो गया टोपरा सांची। समझ आ रहा है, चीज़ें इंटरलिंक होती दिखाई दे रही हैं। मॉर्निंग वाला जिसने टेस्ट लगाया होगा देख लेना एक बार उसको भी। अगले प्रश्न पर आ जाइए। यूनानी या विदेशी यात्रियों या दूतों के मौर्य दरबार में आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? 3 ही है इसमें, कम द्वंद्व होगा थोड़ा। बताइए, सबसे पहले डायमेकस आया, मेगास्थनीज आया, या डायोनिसियस आया? सबसे पहले तो एम ही आया है, यानी मेगास्थनीज आया सबसे पहले। इसमें 2-3 तरह से प्रश्न बनते हैं कि ये जो आए किसके दरबार में आए। मौर्य काल में तो आए ये, लेकिन मौर्य काल में भी किसका शासनकाल चल रहा था उसमें, वो कहाँ से ये आए थे, ठीक है, किसके राजदूत थे, वो भी इम्पोर्टेंट है, मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है। तो सबसे पहले मेगास्थनीज आया, उसके बाद आया डायमेकस, उसके बाद आया डायोनिसियस। तो 1 2 3 वाला ही बन रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, एज इट इज़ रखा है मैंने, ABCD, मतलब 1 2 3 पहले ही है, इसको याद रखना बस। देखिए मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। तो मेगास्थनीज, इंडिका पुस्तक लिखी थी इसने, सेल्यूकस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। उसके बाद डायमेकस सीरिया के राजा एंटियोकस का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। फिर आया था डायोनिसियस, ये मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय का दूत बनकर अशोक या कुछ स्रोतों के अनुसार बिंदुसार के काल में आया था। चलिए 35वें नंबर का प्रश्न है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के तत्वों को अर्थशास्त्र में वर्णित उनकी प्राथमिकता या महत्व के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें, प्रथम से चतुर्थ। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग, सबसे पहले तो स्वामी हो गया, राजा हो गया, उसके बाद अमात्य हो गए, उसके बाद जनपद हो गया, जनपद के बाद दुर्ग, ठीक है, ये जनता हो गई, ये किले हो गए। तो सही है, तो क्रम 1 2 3 4 ही बन रहा है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर हो गया 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कौटिल्य ने राज्य के अंगों की तुलना जो है मानव शरीर से करते हुए उन्हें इस क्रम में रखा है। किस क्रम में? जो राजा, जो स्वामी है ना, स्वामी राजा, वो किसी व्यक्ति का सिर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं अमात्य, अमात्य मंत्री, अमात्य मंत्री वो हैं आंखें उस व्यक्ति विशेष की। तीसरे हैं जनपद, जनपद क्या है? क्षेत्र और जनसंख्या को दर्शाता है, यानी उसकी जंघाएं हैं। और चौथा है दुर्ग यानी किला, भुजाएं हैं। और पांचवा है कोस, छठा है दंड, दंड यानी सेना, और सातवां है मित्र। याद आ रहा है कुछ पहले वाले टेस्ट का? ठीक है, सातवां मित्र है, छठा नंबर दंड का है, और पहला स्वामी राजा। चलिए 36वें नंबर का प्रश्न है। अब ये सूची वाले मिलान वाले आ गए। सूची 1 में है मौर्यकालीन अधिकारी, सूची 2 में है उसके विभाग सम्मिलित कर लो। सन्निधाता बताइए कौन है, समाहर्ता कौन है, कर्मांतिक कौन है, और अंतपाल कौन है? देखिए अंतपाल जो था वो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था, ठीक है। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, समाहर्ता हो गया राजस्व का मुख्य संग्रहकर्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और सन्निधाता भी इंपॉर्टेंट है, राजकीय कोषाध्यक्ष था। तो 1 2 3 ABCD वाला ही मेल इसमें खा रहा है। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ए है इसका आंसर। सन्निधाता जो था वो मुख्य कोषाध्यक्ष होता था। जो समाहर्ता है, समाहर्ता का काम करों को एकत्रित करना और बजट तैयार करना होता था। जो कर्मांतिक है देश के उद्योगों और खाद्यान्नों का प्रभार संभालता था। और अंतपाल जो है सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। व्याख्या बिल्कुल आसान रखी गई है, छोटी रखी गई है। आ जाओ भाई 37 पर।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। सूची 1 में है अशोक के प्रांतीय केंद्र और सूची 2 में है उनकी राजधानियाँ, प्रांत और उनकी राजधानियाँ। बताइए। उत्तरापथ के सामने तक्षशिला लिखा है, अवंती राष्ट्र के सामने उज्जैनी लिखा है, दक्षिणापथ के सामने सुवर्णगिरी और कलिंग के सामने लिखा है तोशली। सुवर्णगिरी यानी कर्नाटक। तो उत्तरापथ की तो तक्षशिला पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी कर्नाटक हो गया, ठीक है। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी ये भी सही हो गया, कलिंग की हो गई तोशली। तो ये तो 1 2 3 4 बन गया। अभी फिर से एक बार ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। नहीं नहीं 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी है इस बार, ठीक है। ये कूट देखना जरूरी है, सी है। देखिए मौर्य साम्राज्य जो है 5 मुख्य प्रांतों में बटा था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, ठीक है। पश्चिमी भाग अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की सुवर्णगिरी यानी कर्नाटक और नवविजित कलिंग की राजधानी तोशली थी और मध्य प्रांत प्राची की राजधानी स्वयं पाटलिपुत्र थी। 38वें नंबर का प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। सूची 1 में है मौर्यकालीन न्यायालय शब्दावलियाँ और सूची 2 में है उनके अर्थ। बताइए। धर्मस्थीय मॉर्निंग के टेस्ट में याद आ रहा हो। कंटक शोधन, परिसा कौन है, रज्जुक कौन है? परिसा और रज्जुक तो नहीं थे मॉर्निंग वाले में, लेकिन धर्मस्थीय और कंटक शोधन तो था। धर्मस्थीय है सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय को देखने वाला और कंटक शोधन है फौजदारी मामलों को देखने वाला। ए का 3 हो गया और बी का हो गया 4 और परिषा हो गई मंत्री परिषद और रज्जुक हो गए न्याय व राजस्व अधिकारी। ये रज्जुक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बन रहा है फिर? ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ये तो एक से एलिमिनेट हो गया। सी का 2, सी का 1 डी का 2। देखिए धर्मस्थीय जो है न्यायालयों में पारंपरिक और दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी और कंटक शोधन राज्य के नागरिकों के बीच विवादों या फौजदारी मामलों को सुलझाते थे। परिषा का अर्थ मंत्री परिषद से है और रज्जुक अशोक द्वारा नियुक्त महत्वपूर्ण ग्रामीण अधिकारी थे जिन्हें न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त थीं इन रज्जुकों को। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज जो है पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी और एक पीडीएफ में 100 प्रश्न होंगे या 150 प्रश्न होंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जैसे यहाँ 20-20 25-25 होता है ना, वहाँ ऐसा नहीं है। चलिए 39वें नंबर का प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर देंगे। सूची 1 में है अशोक के शिलालेख और सूची 2 में है उनमें वर्णित मुख्य विषय। थोड़ा तीव्र गति से चल रहा हूँ मैं ताकि बड़ा नहीं हो जाए टेस्ट। पहला, सूची 1 में है शिलालेख, सूची 2 में है मुख्य विषय। तो बताइए। प्रथम बृहद शिलालेख के सामने लिखा पशु बलि पर प्रतिबंध। पंचम बृहद शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। नवम बृहद शिलालेख के सामने सच्चे शिष्टाचार और मंगलाचार की व्याख्या। और 13वें शिलालेख बृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे। और 13वां तो बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में। 13वां बृहद शिलालेख बिल्कुल कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें, तो डी का चौथा सही है। पहले में पशु बलि पर प्रतिबंध ही है, ये भी ठीक है। और पंचम बृहद शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ये भी सही है। नवम बृहद शिलालेख में सच्चे शिष्टाचार और मंगलाचार की व्याख्या। तो 1 2 3 4 वाला ही बन गया। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए ही है इसका आंसर। चलिए। प्रथम शिलालेख में उत्सवों पर पशु बलि को प्रतिबंधित किया गया, सब अशोक के द्वारा किया गया। 5वें में समाज में नैतिक सुधार के लिए धम्म महामात्रों नामक नए अधिकारों की नियुक्ति का उल्लेख है। 9वें बृहद शिलालेख में निरर्थक मंगल कार्यों की जगह धम्म रूपी सच्चे शिष्टाचार पर बल दिया गया। और 13वें में जो है कलिंग युद्ध की विभीषिका तथा विदेशी राजाओं का उल्लेख है। उम्मीद है याद रखेगा। चलिए। सूची 1 में अध्यक्ष या अधिकारी हैं, सूची 2 में उनके कार्यक्षेत्र हैं। पण्याध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष तो मॉर्निंग में भी था, पोतवाध्यक्ष भी था, सूत्राध्यक्ष भी था। तो सीताध्यक्ष जो है राजकीय भूमि का प्रबंधन, ठीक है। सीता क्या है? राजकीय भूमि है, राजकीय कृषि भूमि है, तो राजकीय कृषि भूमि का प्रबंधन करता था सीताध्यक्ष। और पोतवाध्यक्ष क्या करता था? पोतवाध्यक्ष माप तोल का नियंत्रण करता था। और पण्याध्यक्ष क्या करता था? वाणिज्य और व्यापार का विनियमन, ठीक है। और सूत्राध्यक्ष कताई और बुनाई उद्योग। तो इसका कुछ बनेगा। ए का होगा 2, बी का होगा 1, सी का 3, डी का 4, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है।
ए का होगा 2, बी का होगा 1, सी का होगा 3, डी का होगा 4। ए का होगा 2, बी का होगा 1, सी का होगा 3, डी का होगा 4। कुछ इस तरह से ए बी सी डी, डी है इसका आंसर। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार पण्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य को देखता था, पोतवाध्यक्ष बाट और माप की शुद्धता सुनिश्चित करता था, सूत्राध्यक्ष वस्त्र निर्माण विभाग का प्रमुख था और सीताध्यक्ष सीधे राजा के नियंत्रण वाली भूमि यानी सीता भूमि पर कृषि कार्य करवाता था। इन दोनों टेस्ट की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन 50 प्रश्नों की किसी भी स्टेट के पीसीएस में या यूपीएससी सिविल सेवा में गलत नहीं होंगे। मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न। आ जाइए ट्रू फॉल्स पर, मतलब 4 में से कोई एक गलत होगा। मौर्यकालीन वास्तुकला और कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए, इनकरेक्ट है, चारों को एक फ्रेम में डालते हैं। इनकरेक्ट ढूंढना है एज इट इज। अशोक ने एकाश्म स्तंभ चुनार के बलुआ अशोक के एकाश्म स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। दूसरा है, मौर्य काल में पहली बार बड़े पैमाने पर पत्थरों की वास्तुकला में पॉलिश का प्रयोग किया गया। तीसरा है, पाटलिपुत्र में मिला चंद्रगुप्त मौर्य का महल पूरी तरह से पक्की ईंट और पत्थरों से बना था, जिसमें लकड़ी का प्रयोग वर्जित था। और चौथा है, गया स्थित बराबर की गुफाएं अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दी गई थी। ये गुफा जो दान में दी गई ना आजीविकों को, याद आ रहा होगा आपको। तो 4 थी शुरू की, तो 3 दी गई थी, एक नहीं थी उनमें से जो नहीं दी गई थी। अच्छा, इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस मेरे साथ की है आपने। ये 4 स्टेटमेंट, 4 कथनों में से बताइए कौन सा गलत लग रहा है पढ़ के। देखिए, इन चारों को जब पढ़ोगे आपको, तो आपको गलती पता है किसमें हल्की हल्की पकड़ आ रही होगी? सी में पकड़ आ रही होगी। पहला सही है, दूसरा सही है, डी और डी वाला भी सही है। सी वाला गलत है, क्योंकि क्या उल्टा, क्योंकि इसमें अल्टा पल्टी की गई है। पाटलिपुत्र में मिला जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल है, वो पूरी तरह से, क्या लिखा है, पूरी तरह से पक्की ईंट और पत्थरों से निर्मित था, जिसमें लकड़ी का प्रयोग वर्जित था। जबकि महल अधिकतर लकड़ियों का ही बना था। ठीक है, जो छत थी वो पत्थरों को सपोर्ट देने के लिए पत्थरों की बनाई गई थी। यही गलत है, सी है इसका आंसर। यूनानी विवरणों यानी मेगास्थनीज और कुम्भहार में हुए उत्खनन से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल महल मुख्य रूप से लकड़ी यानी काष्ठ से बना था। देखो कैसे अल्टा पल्टी हुई है। पत्थरों के स्तंभों का प्रयोग केवल छत को सहारा देने के लिए किया गया था। तो ये वाला कथन जो है वो गलत है। चलिए, 42वां नंबर का प्रश्न है, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है गलत है? पहला है, गुप्तचर विभाग को अर्थशास्त्र में महामात्यापसर्प के अधीन रखा गया था। एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करने वाले एजेंटों को संस्था कहा जाता था और भ्रमणशील या घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाले जासूसों को संचारा कहा जाता था। और चौथा है, मौर्य काल में महिलाओं को गुप्तचर यानी जासूस के रूप में नियुक्त करने की पूर्ण मनाही थी। फिर देखिए कौन सा वाला गलत लग रहा है आपको। डी ही लग रहा होगा, डी ही इसका आंसर है। ठीक है, अब बाकी संचारा तो मॉर्निंग में भी था, मॉर्निंग वाले टेस्ट में संचारा और संस्था। देखिए, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था सुदृढ़ थी और महिलाओं को बड़े पैमाने पर जासूस बनाया जाता था। कौटिल्य ने इनका उल्लेख भिक्षुकी, परिव्राजिका और ब्रशली आदि के रूप में किया, जो विषकन्या या गुप्त सूचनाएं लाने का काम करती थी। तो सी वाला गलत है, डी वाला गलत है। चलिए, आ जाइए 43वें नंबर का प्रश्न है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और कराधान यानी टैक्सेशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भाग पर चर्चा हो चुकी है, प्रणय पर चर्चा हो चुकी है, बिष्टि पर चर्चा हो चुकी है, बलि पर चर्चा हो चुकी है। पढ़ना चारों पड़ेगा। देखिए, भाग राज्य द्वारा लिया जाने वाला मुख्य भूमि कर था, जो सामान्य उपज का 1/6 भाग होता था। प्रणय आपातकाल के समय जनता पर लगाया जाने वाला एक स्वैच्छिक कर था, जिसे वापस नहीं करना होता था। बलि एक प्रकार का धार्मिक या अतिरिक्त कर था, याद आ रहा हो तो आपको।
जो मौर्य प्रशासन द्वारा वसूला जाता था, और बिस्टी मौर्य काल में लिया जाने वाला एक ऐसा कर था जिसे नगद यानी सोने के सिक्कों में चुकाना अनिवार्य था। देखिए, भाग तो ठीक है, प्रणय भी ठीक है, ठीक है। अब बताओ बिस्टी या बलि में से कौन सा गलत है? बलि भी ठीक है, ठीक है। बलि यही था, एक धार्मिक कर था, अतिरिक्त कर था, एडिशनल टैक्स था, ठीक है, जिसको हटा भी दिया था बाद में अशोक ने। लेकिन विष्टि अगर आपको याद आ रहा हो तो विष्टि एक ऐसा काम था, एक तरह से बेगारी, ठीक है। मतलब उन जिन लोगों से करवाया जाता था उन्हें कुछ भी, कोई धन नहीं दिया जाता था, उनसे ऐसा ही श्रम लिया जाता था फालतू में। तो सी है इसका आंसर, ठीक है। बिना किसी धनराशि के जो है श्रम लेना। देखिए, मौर्य काल में विष्टि का अर्थ बेगार यानी अनिवार्य श्रम, फोर्स्ड लेबर। यह कोई नगद कर नहीं था, बल्कि गरीबों और श्रमिकों को कर के बदले राज्य के लिए मुफ्त में शारीरिक श्रम करना पड़ता था। चलिए 44 पर आ जाइए। अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चारों को एक फ्रेम में डालता हूँ। भारत में पाए गए अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत जैसे कि शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। शहबाजगढ़ी हो गया पाकिस्तान में, मानसेहरा भी पाकिस्तान। लघमान और तक्षशिला से प्राप्त अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरमाइक लिपियों में द्विभाषी के रूप में मिलते हैं। और चौथा स्टेटमेंट है, अशोक के सभी अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता 1750 में टिफेनथेलर को मिली थी। PYQ की अगर प्रैक्टिस की हो तो जेम्स प्रिंसेप का नाम हमेशा याद रखना। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ये चौथा वाला गलत है। 1750 में टिफेनथेलर ने खोज की थी अशोक के शिलालेखों की, लेकिन पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप। ये अरमाइक लिखा है भाई। देखिए, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले खोजने का श्रेय 1750 ईस्वी में टिफेनथेलर को जाता है, लेकिन इन्हें सबसे पहले पढ़ने में सफलता 1837 एग्जैक्ट सन के साथ, याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। 45वें नंबर का प्रश्न क्या है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के संबंध में इतिहासकार के कुछ मत हैं, उन मतों से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट है? हरप्रसाद शास्त्री, हेमचंद्र राय चौधरी, डी कौशाम्बी, रोमिला थापर। रोमिला थापर मानती हैं कि मौर्य अर्थव्यवस्था का जो पतन हुआ वो आर्थिक संकट और वित्तीय पतन के कारण मौर्य वंश बर्बाद हो गया। और डी कौशाम्बी मानते हैं कि अत्यधिक केंद्रीकरण और प्रशासनिक अकुशलता के कारण मौर्य वंश का पतन हुआ। अशोक की अत्यधिक शांतिप्रिय और अहिंसक नीति के कारण मौर्य वंश का पतन हो गया, हेमचंद्र राय चौधरी का मानना है। और ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया जैसे कि पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह कर दिया, इस वजह से मौर्य वंश का पतन हो गया, हरप्रसाद शास्त्री का मानना है। तो हरप्रसाद शास्त्री का मानना ठीक है, मतलब होगा इनका मानना, लेकिन इस हिसाब से तो ठीक है ना। हेमचंद्र राय चौधरी अशोक की अत्यधिक शांतिप्रिय और अहिंसक नीति को मानते हैं। और ये जो रोमिला थापर है ये वर्सटाइल है, ये बहुत सारी चीज़ों से मानती है कि ये जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, मौर्य सम्राट का आर्थिक संकट और वित्तीय पतन, ठीक। रोमिला थापर मौर्य अर्थव्यवस्था का आर्थिक संकट और वित्तीय पतन को भी मानती हैं, और साथ ही साथ अत्यधिक केंद्रीकृत था मौर्य प्रशासन और प्रशासनिक अकुशलता थी, इसको भी मानती हैं ये, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है ये, लेकिन डी बसु गलत है ये वाला। डी बसु के सामने जो लिखा है ना, डी बसु अत्यधिक केंद्रीकरण और प्रशासनिक अकुशलता को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं मानते। ये तो आर्थिक संकट और वित्तीय संकट को मानते हैं। आर्थिक संकट, वित्तीय संकट को रोमिला थापर भी मानती है, लेकिन डी कौशाम्बी भी मानते हैं। तो यहाँ सी इनकरेक्ट है। देखिए, इतिहासकार डी
इतिहासकार डी कौशाम्बी ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण आर्थिक संकट यानी इकोनॉमिक क्राइसिस या संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को माना था, क्योंकि परवर्ती मौर्य काल के सिक्के मिलावटी धातु के बने थे। तो सी गलत है। अत्यधिक केंद्रीकरण और अप्रशिक्षित नौकरशाही का मत मुख्य रूप से रोमिला थापर का है। रोमिला थापर को देखें तो रोमिला थापर जो है मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य में मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण किसी एक धार्मिक या व्यक्तिगत नीति को ना मानकर साम्राज्य की संरचनात्मक और प्रशासनिक कमजोरियों को माना है। ठीक है, तो इसमें वो सारी चीज़ें आ गई हैं, तो रोमिला वाला स्टेटमेंट तो वैसे ही सही है, तो सी वाला इसमें जो है सही नहीं है केवल। चलिए 46वें नंबर का प्रश्न है, अशोक के धम्म के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन कारण वाला आ गया है ये। पहला है R.D. भंडारकर के अनुसार अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म का ही एक रूप था। दूसरा है रोमिला थापर के अनुसार यह एक प्रशासनिक और राजनीतिक आविष्कार था जिसका उद्देश्य विविधता वाले साम्राज्य को बांधना था। और तीसरा है अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में स्वयं प्रश्न किया कि किमचु धम्मे यानी धम्म क्या है, और इसका स्वयं उत्तर दिया था। कौन सा सत्य है? देखिए तीनों पढ़ के बिल्कुल पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, कोई भी मुझे तो गलत लग नहीं रहा है इसमें, और गलत है भी नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सारे के सारे सही हैं, उपरोक्त सभी D1 2 3। तीनों के तीनों कथन पूरी तरह से सत्य हैं। भंडारकर मानते हैं कि गृहस्थ बौद्धों के लिए जो नियम बुद्ध ने बनाए थे वही धम्म है। रोमिला थापर ने इसे राजनीतिक आवश्यकता मानती है। रोमिला थापर दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने अल्प पाप अत्यधिक कल्याण, दया, दान और सत्य को धम्म के रूप में परिभाषित किया है। 47वां नंबर का प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? चलिए, पहला है यह ग्रंथ मुख्य रूप से 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित था। मॉर्निंग वाला टेस्ट करेक्ट करा हो, रिवाइज करा हो तो करेक्ट कर ले जाओगे। अर्थशास्त्र की शैली मुख्य रूप से अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन में लिखी गई है, जिससे केवल लेखत्व पर विवाद रहा है। इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति को सबसे पहले 1905 में आर शाम शास्त्री ने खोजा और 1909 में प्रकाशित किया। और चौथा है अर्थशास्त्र में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम और उनकी सैन्य विजयों का विस्तृत और प्रत्यक्ष विवरण मिलता है क्या? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। अर्थशास्त्र में कहीं भी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम और उनकी सैन्य विजयों का विस्तृत विवरण नहीं मिलता है। डी वाला गलत है। देखिए आश्चर्यजनक रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ये एक व्यक्ति के 3 नाम है, तीनों इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम या पाटलिपुत्र का कोई सीधा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। यह राज्यशास्त्र शासन संचालन और राजनीति पर लिखा गया एक सामान्य सैद्धांतिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। चलिए 2 और रह गए हैं, 3 और रह गए हैं, 50 तक होंगे। मौर्यकालीन प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों को उनके आकार के बढ़ते क्रम में यानी छोटे से बड़े में व्यवस्थित कीजिए। लीजिए इतना बड़ा हिंट आपको प्रश्न में दे दिया गया है। चलिए संग्रहण, द्रोणमुख, खारबटिक और स्थानीय। इससे तो लगा ही दोगे। 10 गांवों का समूह संग्रहण है, 400 गांवों का समूह द्रोणमुख है, 800 गांवों का समूह जो सबसे बड़ा स्थानीय है, और खारबटिक 200 गांवों का समूह। तो सबसे पहले 10 गांवों का समूह यानी संग्रहण सबसे पहले आ जाएगा 1। ठीक है, संग्रहण सबसे पहले आ जाएगा 1। उसके बाद आ जाएगा 200 खारबटिक यानी तीसरा, खारबटिक 200 गांवों का समूह। उसके बाद दूसरा 400 गांवों का समूह द्रोणमुख और 800 गांवों का समूह स्थानिक। 1 3 2 4 है किसी में? ऑप्शन नंबर ए में। देखिए अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय प्रशासन इस क्रम में था। ग्राम जो कि सबसे छोटा, उसके बाद है संग्रहण 10 गांव, उसके बाद खारबटिक 200 गांव, उसके बाद द्रोणमुख 400 गांव, उसके बाद स्थानीय 800 ग्राम, और उसके ऊपर है आहार विषय जिला। आहार या विषय जिसको जिला याद रहेगा। चलिए 49वें नंबर का प्रश्न है, मैगस्थनीज की इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का जो प्रशासन है वो 30 सदस्यों के एक बोर्ड द्वारा चलाया जाता था,
जो 6 समितियों में विभाजित था। इन समितियों के कार्यों के संबंध में कौन सा कथन गलत है बताना है। मॉर्निंग में तो यही पूछा था प्रश्न में कि कितने सदस्यों का बोर्ड चला था। 30 सदस्य थे, 20 थे, 50 थे, तो 30 सदस्य का बोर्ड चला था। तो प्रथम समिति, द्वितीय समिति, पंचम समिति, षष्ठ समिति, कोई एक इसमें गलत है। प्रथम समिति औद्योगिक कला और कारीगरों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख और सुरक्षा। पंचम समिति जन्म और मरण का पंजीकरण। और षष्ठ यानी छठी समिति बेची गई वस्तुओं पर 10वें भाग के रूप में कर वसूली यानी बिक्री कर। तो प्रथम समिति सही है, दूसरी समिति इसमें सही है, छठी सही है। और ये जो है जन्म और मरण का पंजीकरण, ये 5वीं नहीं बल्कि तीसरी समिति करती थी। मैगस्थनीज के अनुसार तीसरी समिति यानी थर्ड कमेटी जन्म मृत्यु का लेखा जोखा रखती थी। 5वीं समिति जो थी वो निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय और पुरानी तथा नई वस्तुओं के मिश्रण की जांच यानी व्यापार निरीक्षण करती थी। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत है। चलिए फाइनली हम 50वें प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं, अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मौर्य काल में नकद रूप में लिया जाने वाला कर था जिसे अनाज के बदले सिक्कों में चुकाया जाता था। हिरण्य, मेघ, भाग, परिहीनक। इसका उत्तर है हिरण्य, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मौर्य काल में कर जो है मुख्य रूप से 2 रूपों में लिए जाते थे। अनाज के रूप में जिसे मेय कहा जाता था, और नकद या सोने चांदी के सिक्कों के रूप में जिसे हिरण्य कहा जाता था। ठीक है, और ऊपर पूछ क्या रहा है, जिसे अनाज के बदले सिक्कों में चुकाया जाता था, सिक्कों में चुकाया जाता था, तो हिरण्य हो गया। ठीक है, देखिए यह कर विशेष रूप से व्यापारियों या नकदी फसल उगाने वाले किसानों पर लगाया जाता था। यह कर जो है मेय और नकद। तो 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। कोई और टॉपिक उठाएंगे इंपॉर्टेंट। धन्यवाद, प्रैक्टिस करते रहो।